सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। इस व्याख्यान के माध्यम से हम लंबे समय तक शासन करने वाले मुगल साम्राज्य के शासकों के पतन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। संपूर्ण भारत में मुगलों की पताका फहराने लगी। यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए भी औरंगजेब ही उत्तरदायी हैं। वास्तव में उसका राज्यकाल मुगल साम्राज्य का संध्या काल था। उसकी राजपूत नीति, धार्मिक नीति, दक्षिण की विजय, उत्तरी भारत की अधिक उपेक्षा आदि ऐसे कारण थे कि साम्राज्य में विद्रोह होने लगे थे। इतने विशाल साम्राज्य को अविश्वास की पृष्ठभूमि में एक ही केंद्र एवं एक ही व्यक्ति द्वारा नियंत्रित करना अत्यंत ही दुष्कर कार्य था। औरंगजेब ने अपने पुत्र को अंतिम पत्र लिखा था, जिसमें उसकी निराशा स्पष्ट दिखाई देती है। औरंगजेब अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों में विभाजित कर देना चाहता था। उसका उद्देश्य उत्तराधिकार के युद्ध की पुनरावृत्ति को रोकना था। उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी। सिंहासन के लिए युद्ध की परंपरा जो पूर्वजों ने डाली थी वह चलती रही। उसके 3 पुत्र मोहम्मद आजम तथा काम बख्श के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। युद्ध में उसका बड़ा पुत्र शाहजादा मुअज्जम विजयी हुआ। उसने अपने भाई मोहम्मद आजम को 18 जून 1707 ईस्वी को जाजव नामक स्थान पर तथा काम बख्श को हैदराबाद में जनवरी 1709 ईस्वी में मार डाला। तो इस प्रकार से यही पीड़ा औरंगजेब ने अपने पत्र के माध्यम से जाहिर की थी, जिसमें इस उत्तराधिकार के युद्ध को रोकने की उसकी मंशा थी। उत्तराधिकार के युद्ध की पुनरावृत्ति को वह रोकना चाहता था, लेकिन जो पूर्वजों की जो परंपरा रही वही परंपरा इनके समय में देखने को मिली और उस युद्ध में उसका सबसे बड़ा पुत्र शहजादा मुअज्जम जो था वह विजयी रहा। आगे हम देखते हैं 1707 से 1712 ईस्वी के मध्य मुगल साम्राज्य के शासक बहादुर शाह प्रथम के बारे में। उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरांत औरंगजेब का बड़ा पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। सिंहासन पर आसीन होने के समय उसकी आयु 63 वर्ष की थी। वह उदार प्रवृत्ति का था। उसने कूटनीति का प्रश्रय लिया तथा साहू को मुक्त करके मराठों में फूट के बीज बो दिए। साथ ही अपनी उदारता का भी परिचय दिया। मराठों को दक्षिण में 6 राज्यों से चौथ व सरदेश मुखी एकत्रित करने का अधिकार भी दिया। उसने राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाई। युद्ध में पराजित करके भी उन्हें अपमानित नहीं किया। वृद्ध होने के कारण वह लंबे समय तक शासन नहीं कर सका।
5 वर्ष तक शासन करने के उपरांत 1712 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से 1707 से लेकर 1712 ईस्वी का जो समय था, उस समय में बहादुर शाह प्रथम ने शासन किया। उसके बाद 1712-13 ईस्वी में जहांदर शाह का शासन रहा। बहादुर शाह की मृत्यु के उपरांत उसके 4 पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें उसका बड़ा पुत्र उनीज उद्दीन विजयी हुआ। अपने भाइयों को मारकर जुल्फिकार की सहायता से वह जहांदर शाह के नाम से मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। चूंकि वह एक अयोग्य एवं लोभी शासक था, अतः वह दीर्घकाल तक शासन नहीं कर सका। 1713 ईस्वी में उसके भांजे फर्रुख शेर ने सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदर शाह का वध करवा दिया। इस प्रकार से जहांदर शाह की भी शासन समाप्त हुआ और उसके बाद में 1713 से 1719 तक जो है फर्रुख शेर का शासन रहा मुगल साम्राज्य के ऊपर। फर्रुख शेर केवल नाम मात्र का शासक था। उसके शासनकाल में वास्तविक सत्ता उसके प्रधानमंत्री अब्दुल्ला खान तथा प्रधान सेनापति सैयद अली खान के हाथ में रही। उसके शासनकाल में जाटों के नेता चूंडामण ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने मुगलों के कुछ प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। सिखों तथा मुगलों के बीच संघर्ष हुआ। पंजाब में बंदा बैरागी तथा उसके अनुयायियों को गिरफ्तार कर बंदा बैरागी का वध कर दिया गया। सैयद बंधुओं की शक्ति में लगातार वृद्धि होती गई। अंत में उन्होंने मराठों के सहयोग से 1719 ईस्वी में फर्रुख शेर का वध करवा दिया तथा उसके स्थान पर रफ़ी उद दरजात को मुगल सिंहासन पर बिठाया। वह दरजात को मुगल सिंहासन पर बिठाया, पर शीघ्र ही उसकी भी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात रफ़ी उद्दौला को मुगल साम्राज्य पर बिठाया गया। दुर्भाग्य से इसकी भी शीघ्र ही मृत्यु हो गई। उसके बाद जो अगला शासक है वह है मोहम्मद शाह, जिसने 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का शासन किया। 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं ने रोशन को मोहम्मद शाह के नाम से मुगल गद्दी पर बिठाया। यद्यपि मुगल मोहम्मद शाह सैयद बंधु, जिन्हें राजाओं का निर्माता कहा जाता था, के सहयोग से शासक बना था, किंतु वह सैयद बंधुओं के बढ़ते हुए हस्तक्षेप से तंग आ गया था। अतः उसने सैयद बंधुओं की शक्ति पर जोर लगाने के लिए एक दल का गठन किया, जिसका नेतृत्व चिनकिलिज खान तथा सादात खान ने किया। चिनकिलिज खान ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह को दबाने के लिए सैयद हुसैन अली गया, किंतु उसे धोखे से मार डाला। इसके उपरांत सैयद अली को भी गिरफ्तार कर मार दिया गया। इस प्रकार सैयद बंधुओं की बढ़ती हुई शक्ति का अंत हो गया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजामुल उल्क चिनकिलिज खान के नाम से जो मशहूर था, उसने हैदराबाद के 6 सूबों पर अधिकार कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इस राज्य को निजाम शाही के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अलीवर्दी खान ने बंगाल, जाटों ने भरतपुर, सादत खान अथवा सादात खान से
अवध दाऊद खान से रुहेलखंड में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। इसी के शासनकाल में फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि उसने तैमूर से भी अधिक दिल्ली में रक्तपात किया। तो यह बात किसके लिए कही गई है कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 ईस्वी में नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ उसके बारे में कहा जाता है कि उसने तैमूर से भी अधिक दिल्ली में रक्तपात किया। उसने भारत की अतुल संपत्ति को लूटा। स्वदेश जाते समय वह अपने साथ अपार धन संपत्ति, मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा भी वह अपने साथ ले गया नादिर शाह। आगे हम बात करते हैं अहमद शाह की, जिसने 1748 से 1754 ईस्वी तक शासन किया मुगल साम्राज्य की राजगद्दी पर। मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अहमद शाह 1748 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह बहुत ही अयोग्य शासक था। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य और अधिक जर्जर हो गया। अतः मुगल दरबार में वजीर गाजी उद्दीन ने अपने प्रभाव में वृद्धि की और अवसर पाकर उसने अहमद शाह को बंदी बनाकर मौत के घाट उतार दिया। अब उसने आलमगीर द्वितीय को मुगल सिंहासन पर आसीन किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आलमगीर द्वितीय की, जिसने 1754 से 1758 ईस्वी तक शासन किया अपने देश पर। मुगल शासक आलमगीर भी नाम मात्र का शासक था। शासन की वास्तविक शक्ति वजीर गाजी उद्दीन फिरोज जंग के हाथ में रही। आलमगीर द्वितीय ने शासन की वास्तविक शक्ति अपने हाथ में लेने का प्रयास भी किया, किंतु गाजी उद्दीन फिरोज जंग ने उसे गद्दी से उतारकर उसका वध करवा दिया। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में आलमगीर व अहमद शाह अब्दाली का तीसरा आक्रमण हुआ। इसने दिल्ली व मथुरा को खूब लूटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं शाह आलम द्वितीय की, जिसने कि 1758 से लेकर 1806 ईस्वी तक जिसने 1758 से लेकर 1806 ईस्वी तक के लंबे समय के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठा। 1758 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से सिंहासन पर आसीन हुआ। वह केवल नाम मात्र का शासक था। शासन की वास्तविक शक्ति गाजीउद्दीन फिरोज जंग के हाथ में थी। इसके शासनकाल में दिल्ली में दो दल बन गए। एक दल था गाजीउद्दीन फिरोज जंग का, तथा दूसरा जो दल था वह उसके विरोधी मुसलमान, जिसका नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली के द्वारा था। अपने शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए उसने मराठों का सहयोग लिया। पानीपत तृतीय युद्ध, दक्षिण में अकाल तथा अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध इसके शासनकाल की मुख्य घटनाएं थी। बक्सर युद्ध में शाह आलम परास्त हुआ तथा शाह आलम व अंग्रेजों के मध्य संधि हुई, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के अनुसार शाह आलम ने अंग्रेजों को बंगाल एवं बिहार की दीवानी प्रदान कर दी। बदले में शाह आलम को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन तथा कड़ा प्रदेश देना तय हुआ, किंतु
शाह आलम को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन तथा कड़ा प्रदेश देना तय हुआ, किंतु मराठों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने उसकी पेंशन बंद कर दी। 1806 ईस्वी में गुलाम कादिर खान ने शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अकबर द्वितीय की, जिसने 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक भारत पर शासन किया मुगल साम्राज्य के शासक के रूप में। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अकबर द्वितीय मुगल गद्दी पर आसीन हुआ, जो कि एक नाम मात्र का शासक था। इसके शासनकाल में अंग्रेजों की शक्ति में तीव्र गति से वृद्धि हुई। 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की भी मृत्यु हो गई तथा उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से मुगल बादशाह राजगद्दी पर बैठा, जिसने 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक शासन किया। अकबर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बहादुर शाह द्वितीय अर्थात बहादुर शाह जफर मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। यह अंतिम मुगल सम्राट था। इसके शासनकाल में अंग्रेजों की शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। 1857 ईस्वी का विद्रोह अथवा क्रांति इसके शासनकाल की मुख्य घटना थी। इस क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने ही किया। अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया तथा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य का पूर्ण रूपेण अंत हो गया। तो इस प्रकार से इस व्याख्यान में हमने मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत के साथ औरंगजेब के शासन काल के बाद में बहुत अल्प समय के लिए अलग अलग मुगल साम्राज्य के शासकों ने भारत पर शासन किया और अंत में 1857 ईस्वी में बहादुर शाह द्वितीय जफर की के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। धन्यवाद।